Namaskar, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. And now we are going to discuss some classes on industrial relations. Yes, industrial relation is very important chapter from examination point of view of many competitive exams also. So here we will discuss that is a new subject, प्योरली न्यू सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन। एक ये नया सब्जेक्ट है और नए सब्जेक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना पड़ता है। जब भी नए सब्जेक्ट को समझना है माइंड ओपन रहेगा, क्योंकि न्यू मटेरियल आपको मिलने वाला है। सो माइंड ओपन रहेगा तो उसको समझने में आसानी रहेगी। इस सेशन में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो कंसेप्ट खुला रखिए, दिमाग खुला रखिए और आइए देखते हैं क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। सो सीबी मेमोरिया का एक बुक है, आप जिनको खरीदना है वो खरीद लें। सीबी मेमोरिया का एक बुक है, करीब करीब 1000-1500 पेज का है इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में। तो सीबी मेमोरिया क्या कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कंस्टिट्यूट वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड चेंज, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट एंड conflicting ideologies in the national and international spheres। बड़े हैं नाजुक संबंध होते हैं ये। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है बता रहे हैं कि इट कंस्टिट्यूट वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट, बड़ा नाजुक होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बहुत जटिल समस्याओं से जड़ित होता है, जिसमें रैपिड चेंज होते हैं, फटाफट परिवर्तन भी होते रहते हैं। इसमें इंडस्ट्रियल अनरेस्ट भी होते हैं। जब इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्राइक आएगा, घेराव आएगा और भी एक एक करके जो चीज़ें आएंगी हम बताएंगे। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो गया, कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी होती है इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल स्फीयर। सो इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ने से पहले आप समझ लीजिए कि ये किसी ऐसे संबंध के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं जो बड़ा ही डेलिकेट है और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के साथ है। इट इज़ ए डायनेमिक कंसेप्ट। सो क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई कंक्रीट पोजीशन नहीं है, ये डायनेमिक है। पर्सन टू पर्सन ये चेंज होता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस इसका सिचुएशन अलग होता है। सो इट इज़ ए डायनेमिक कंसेप्ट विच डिपेंड्स अपॉन द पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड पॉलिटिकल सेटअप ऑफ ए कंट्री एंड चेंजेस विद द चेंजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर। इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो एक मोस्ट डेलिकेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर विद द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ह्यूमन वेलबीइंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। सो इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको साथ में रहना ही पड़ता है। किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, for the purpose of productive efficiency, for the purpose of human well-being and for the purpose of industrial progress। हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात कर रहे हैं। सो इंडस्ट्रीज में जो होते हैं मैन, मशीन, मटेरियल होता है, मैनेजमेंट होता है। सो यहाँ पर जब रिलेशन की बात कर रहे हैं तो रिलेशन जो होगा वो मैनेजमेंट का और मैन पावर से होगा, वर्कर का एम्प्लॉयर से होगा, मालिक का कर्मचारी से होगा। तो यहाँ का जो संबंध है वो कंपनी का अपने वर्कर से जो संबंध है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर प्योरली जो संबंध होगा वो एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय का संबंध होगा, एक मालिक और उसके सर्वेंट का संबंध होगा। उसी संबंध के बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। It comprises of a network of institutions such as trade unionism, collective bargaining, employers and the law and state, which are bound together by a set of common values and aspirations। So इस जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की चर्चा करेंगे तो उसमें ट्रेड यूनियनिज्म भी आएगा, उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग भी आएगी, एम्प्लॉयर्स भी आएंगे, लॉ भी आएंगे एंड स्टेट मतलब गवर्नमेंट भी इसमें साथ में रहेगी। इन सब का कॉमन वैल्यूज हम स्टडी करेंगे
इंडस्ट्रियल रिलेशन में। अ नॉलेज ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट इफ वी आर टू अंडरस्टैंड एवरीडेज इंडस्ट्रियल रिलेशन फिनोमिना। सो इन सब के बारे में जानकारी होनी, ये जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, इन सब के बारे में जानकारी होनी नितांत आवश्यक है अगर हमें इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप फिनोमिना में एग्जिस्ट करना है तो। सो इसका मीनिंग क्या है? देयर इज नो यूनिमिटी ऑन द मीनिंग ऑफ द स्कोप एंड स्कोप ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन। जितने मुंह उतनी बातें। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक है। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी के अनुसार चेंज होती है, कंपनी के अनुसार चेंज होती है, लोकेशन के अनुसार चेंज होती है, नेशन के अनुसार चेंज होती है। इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का कोई विशेष मीनिंग नहीं दिया हुआ है। सिंस डिफरेंट टर्म्स सच एज लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस एंड ह्यूमन रिलेशंस आर इन यूज एंड आर यूज्ड synonymously. In its wider sense, the term industrial relation means relationship between management and workmen in a unit or industry. याद कर लीजिए, याद हम दिमाग में बैठा लीजिए। जितने देर तक हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की बातें करेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच का जो संबंध है उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब जो मालिक और उनके जो कर्मचारी हैं उनके बीच का जो संबंध है उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब मैनेजमेंट एंड वर्कमैन के बीच का जो रिलेशन है यूनिट पर, इंडस्ट्रीज पे, उसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के नाम से जानते हैं। सो डेफिनेशन जो है, योडर साहब का जो डेफिनेशन है, फेमस डेफिनेशन, whole field of relationship that exist because of the necessary collaboration of men and women in employment process of the industries. So जब भी employment process में, कंपनी इंडस्ट्रीज के employment process में जो भी men and women हैं उनके साथ जो संबंध है उस संबंध को ही हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या समझा था? मैनेजमेंट एंड वर्कमैन के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशन समझेंगे। योडर साहब ऐसा नहीं कह रहे हैं। योडर साहब कह रहे हैं कि दैट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द नेसेसरी कोलाबोरेशन ऑफ मैन एंड वीमेन इन द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस ऑफ एन इंडस्ट्री। सो मैन एंड वीमेन मैनेजमेंट में भी हो सकते हैं और उनमें भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। मैन एंड वीमेन वर्कमैन में भी हो सकते हैं और इनमें भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। सो इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम सिर्फ मैनेजमेंट और वर्कमैन के बीच के ही रिलेशन नहीं पढ़ेंगे, हमें मैनेजमेंट और मैनेजमेंट एंड वर्कमैन उनके बीच का भी रिलेशन पढ़ना है। मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन का भी रिलेशन पढ़ना है, वर्कमैन एंड ट्रेड यूनियन का भी रिलेशन पढ़ना है, मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट का रिलेशन भी पढ़ना है, वर्कमैन एंड गवर्नमेंट के भी रिलेशन के बारे में पढ़ना है। सो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस में, एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस ऑफ ए इंडस्ट्रीज में जितने मेन एंड वुमेन हैं उनसे जितने रिलेशन क्रिएट हो सकते हैं उन सब के बारे में इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम स्टडी करते हैं। लेस्टर साहब थोड़ा इससे आगे बढ़ गए हैं। Industrial relation involves attempts at arriving at solution between the conflicting objects and values. So इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर सभी लोग बड़े भाईचारा के साथ, शांति के साथ, एम्प्लॉयर अपना टाइम से एम्प्लॉई का देखभाल कर रहा है और एम्प्लॉई अपना प्रोडक्शन पे लगा हुआ है, राम राज्य है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? For arriving at solutions between the conflicting objects and values. conflicting object क्या होगा? मैनेजमेंट सोचेगा मुझे ज़्यादा जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट का ज़्यादा शेयर मैनेजमेंट को जाना चाहिए। वर्कमैन सोचेगा मेहनत हमने किया है तो प्रॉफिट का शेयर हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव हो गए और उनके वैल्यू भी उसी के अनुसार चेंज हो जाते हैं। और क्या बोल रहे हैं? बिटवीन द प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल गेन। सो प्रॉफिट मोटिव, दोनों का प्रॉफिट मोटिव होगा, दोनों का सोशल गेन होगा, उसका भी सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। बिटवीन डिसिप्लिन एंड फ्रीडम, एम्प्लॉयर चाहेगा कि कंपनी में डिसिप्लिन हो और वर्कमैन चाहेंगे कि एकदम स्वतंत्रता तो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि कोई हमसे कुछ पूछ ना सके, मजाल नहीं कि कोई मुंह खोले। तो यहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट होगा।
डिसिप्लिन इम्पोज करने वाला डिसिप्लिन ढूंढेगा, फ्रीडम वाला फ्रीडम ढूंढेगा। यहाँ भी सॉल्यूशन ढूंढना है। बिटवीन अथॉरिटी एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, सो जो अथॉरिटी में होंगे, जो मैनेजमेंट में होंगे, जो डायरेक्टर होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होंगे, उनकी अथॉरिटी वो अपना चलाएंगे, उस अथॉरिटी के अनुसार आपको फॉलो करना है। और जो वर्कर होंगे वो बोलेंगे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है साहब, जो हमें समझ में आएगा वही करेंगे, जो नहीं मन करेगा नहीं करेंगे। इसका भी सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। बिटवीन बार्गेनिंग एंड कोऑपरेशन, बार्गेनिंग क्या होता है, दो ग्रुप के बीच में, लेन देन के बीच में जो डिस्कशन होती है उसको बार्गेनिंग कहते हैं। एक बोलेगा मैं 100 रुपया ही लूँगा और दूसरा बोलेगा मैं 10 रुपये से ज़्यादा दूंगा नहीं। इसका सॉल्यूशन भी हमें ढूंढना है। एंड बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है उनके बीच में भी कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होगा। कोई बोलेगा मैं डे टाइम में आऊँगा, कोई बोलेगा मैं नाइट टाइम नाइट शिफ्ट नहीं करूँगा, कोई बोलेगा मैं आफ्टरनून में नहीं करूँगा, कोई बोलेगा मैं उस यार्ड में नहीं करूँगा, कुछ बोलेगा इस वार्ड में नहीं करेंगे। द ग्रुप एंड द कम्युनिटी, तो इतने रिलेशन है जिनका सॉल्यूशन ढूंढना जो काम है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन का काम है, ऐसा लेस्टर साहब का कहना है। और लेस्टर साहब का जो डेफिनेशन है एग्जॉस्टिव इन नेचर है। इन्होंने मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन को कवर करने का प्रयास किया है। So industrial relation is that field of study which analyzes the relationship among the management and employees of an organization at the workplace and also provides a mechanism to settle down the various industrial dispute. So industrial relation का मेन काम ये है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल डाउन करना, किस लिए, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए और प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए, और उसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को तो सेटल करना ही पड़ेगा, और इसके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। दिस कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन द लेट 19th सेंचुरी बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति हुई ना, सो औद्योगिक क्रांति के साथ ही इंडस्ट्रियल रिलेशन का इम्पोर्टेंस जो है, सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ गया। तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं, दो बातें इंपॉर्टेंट क्या आ रही हैं, एक तो इंडस्ट्री आ रही है और एक रिलेशंस आ रहे हैं। सो इंडस्ट्री कैन बी व्यूड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सो इंडस्ट्री का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है। सो ये कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो उसको हम इंडस्ट्री कहेंगे। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जिसमें आदमी कुछ लाभ के लिए काम करता हो उसको इंडस्ट्री कहेंगे। और चाहे जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स हो रहा है, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज हो रहा है, उन सबको इंडस्ट्री के कैटेगरी में लाते हैं। और इंडस्ट्रियल रिलेशन में इंडस्ट्री एक टर्म है, दूसरा टर्म क्या है, रिलेशन है। Here refers to the connection and communication which pertains between the employer and the employee within a workplace. So यहाँ पर क्या है, रिलेशन क्या जो है, रिलेशन क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में वर्क प्लेस का रिलेशन है। ये घर का रिलेशन नहीं है, वर्क प्लेस के रिलेशन के बारे में यहाँ पर चर्चा करने। ऑब्जेक्टिव क्या है, industrial relation holds a high significance in the context of human resource management about addressing the industrial dispute in an organization. So industrial relation का मेन जो गोल है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करना है, टू एड्रेस द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये इनका मेन काम है। और इसके लिए इनके डिफरेंट गोल है और भी इनके ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंसेस, mental revolution, employees rights protection, contract interpretation, boosting morale, collective bargaining, increasing productivity. So the basic purpose of industrial relation is to handle the grievances in such a manner, to do the mental revolution in such a manner, to boost the morale in such a manner which leads to इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, है ना। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ही मेन होता है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, आइए इनको एक एक करके देख लेते हैं। हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंसेस,
Industrial relations aim to maintain cordial relations between the management and the employees by resolving the dispute and setting up a mechanism to address the grievance of the both the parties. So क्या होता है, ये ongoing process है, ये ongoing process है, ये ongoing economic process है जिसमें इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट विल बी देयर, और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जब भी होगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पर डिस्प्यूट होगा, ग्रीवेंसेज होंगे। उस ग्रीवेंसेज को हैंडल करना, उस ग्रीवेंस को हैंडल करने के लिए मशीनरी बना देना सो दैट ग्रीवेंस कम हो, और अगर होते भी हों तो इमीडिएटली वो सॉल्व हो जाते हों, ऐसा बनाना इंडस्ट्रियल रिलेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। मेंटल रिवोल्यूशन, it emphasizes on transforming the way of thinking of the both the management and the worker. मेंटल रिवोल्यूशन में क्या होता है, दोनों की वे ऑफ थिंकिंग चेंज करनी पड़ती है। मैनेजमेंट को भी समझना चाहिए कि बिना वर्कर का उनका कोई प्रोडक्शन काम नहीं कर सकता, इसलिए वर्कर से उनको लीनिएंट रहना चाहिए, और वर्कर को भी समझना चाहिए कि ये मैनेजमेंट है जो अपने खून पसीने की कमाई इस प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा रहा है, अपने लिए भी अर्न कर रहा है और मेरे लिए भी अर्न कर रहा है। तो ये मैनेजमेंट और वर्कर का रिलेशन तभी तक रहेगा जब तक ये फंक्शन कर रहा है। अगर ये फंक्शन नहीं करेगा तो ना हमें काम मिलेगा और ना हमारा रोजी रोटी चलेगा। इसलिए इन दोनों का ब्रेन वॉश करना भी जरूरी है। द एम्प्लॉयर मस्ट वैल्यू द वर्कर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, and at the same time the employees must respect the authority of the management. ठीक है जी। सो एम्प्लॉयर को भी ध्यान रखना है कि वर्कर का कंट्रीब्यूशन जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। और एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय को भी क्या करना है, अथॉरिटी को रेस्पेक्ट करना है, अपने आप ही सिस्टम सब ठीक हो जाते हैं। सो दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसके बाद से employees right protection under industrial relation, various acts like in India National Labor Relation Act and association were formed to safeguard the rights and interest of the employees irrespective of their, so employees के कुछ अपने rights होते हैं, so उनके right को protect करना भी इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक ऑब्जेक्टिव है। Contract interpretation, industrial relation emphasizes on providing proper training to the supervisor and the manager on the labor law contracts to clarify any misunderstanding. क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है एम्प्लॉय के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में। आप 8 घंटे काम करेंगे, हम आपको 500 रुपये देंगे। आप 12 घंटे काम करेंगे, हम आपको 1000 रुपये देंगे। आप काम करने का आपका इतना आउटपुट होना चाहिए, ये कुछ उनका दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को एम्प्लॉयर भी समझे और एम्प्लॉय भी समझे। इन दोनों को समझाना, जो कंट्रैक्ट है उसको इंटरप्रेट करके उन दोनों को समझाना, लेबर लॉ के अनुसार समझाना भी ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। बूस्टिंग मोरल, द मोटिवेटेड वर्कफोर्स इज द मोस्ट इफिशिएंट रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मोटिवेशन हाई है तो बड़ा से बड़ा काम भी आसान हो जाता है, और मोराल जो होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का वो तो हाई होना ही चाहिए। तो इसलिए वो एम्प्लॉयज़ का मोराल बूस्टअप करना भी ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। देयरफॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन एम्फसाइजेस ऑन बिल्डिंग एम्प्लॉयज़ कॉन्फिडेंस एंड बूस्टिंग देयर मोराल टू परफॉर्म बेटर देन बिफोर। सो हर बार कुछ बढ़िया करके दिखाना है, ऐसा मोरल बूस्टअप करना है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, सो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बिग चैप्टर है। अभी मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि द वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड द मैनेजमेंट पुट अप देयर प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड निगोशिएट ओवर द सेम। दिस इज टू रीच अ म्यूचुअल डिसीजन विच इज रिटन डाउन इन ए कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक मैनेजमेंट के तरफ से कुछ 2-4-5 आदमी होते हैं और एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव 2-4-5 होंगे। एम्प्लॉयज़ का जो भी उनका अपना उनके तरफ से जो डिमांड होगी, एम्प्लॉयज़ की डिमांड जो होंगे वो एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे मैनेजमेंट के पास पुटअप करेंगे, मैनेजमेंट उसकी स्टडी करेंगे। दोनों के बीच में जो वार्ता चलती है, दोनों के बीच में जो डिस्कशन चलता है, डिस्कशन किस लिए, सो दैट एक एमिकेबल सॉल्यूशन पर पहुंच सकें।
वो 100 रुपये मांग रहे हैं, हम 10 रुपये देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे तो ये डिस्प्यूट बढ़ता जाएगा। तो साथ में बैठ करके कंपनी अपना सिचुएशन बताएगी, एम्प्लॉयज़ अपने सिचुएशन बताएंगे, और कहीं ना कहीं एक हो सकता है कि 40 रुपीज़ पे बात बन जाए, 30 रुपीज़ पे बात बन जाए, 50 रुपीज़ पे बात बन जाए। कहीं ना कहीं एक एमिकेबल सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उसी को कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग को बढ़िया से कराना भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस का ऑब्जेक्टिव है। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ये तो पूछने की बात ही नहीं है। जो भी हमारा इकोनॉमिक प्रोसेस है, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसके लिए वो इंडस्ट्री इस्टाब्लिश हुई है, उसका मेन पर्पस यही है इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फ़र्क होता है, जब हम आगे पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स हम पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे। प्रोडक्शन अलग होता है। प्रोडक्शन क्या होगा, 100 क्विंटल, 1000 क्विंटल, ये एक अमाउंट हो, ये एक वैल्यू हो गया, ये प्रोडक्शन हो गया। और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है। 8 घंटा अगर किसी ने काम किया तो 8 घंटे में उसने 8 टीवी असेंबल कर लिए, एक ये प्रोडक्टिविटी हुई। और मोराल हाई है तो उसने 8 घंटे में 10 टीवी असेंबल कर लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। वही आदमी है, उतनी ही सैलरी उसको देनी है। वो 8 घंटे में पहले 8 टीवी असेंबल करता था, अभी 10 टीवी असेंबल कर रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। और अगर वो दुखी है, उसका मोरल डाउन है, मोटिवेशन लेवल नहीं है, तो 8 घंटे में 8 के बजाय वो 5 असेंबल करता है, आपका प्रोडक्टिविटी घट गया। प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी घट गई। प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो आपका जो कॉस्ट वैल्यू है वो कम हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आपका जो कॉस्ट वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एम्स एट इम्प्रूविंग द इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय इंश्योरिंग एम्प्लॉयज लॉन्ग टर्म रिटेंशन एंड मिनिमाइजिंग द रेट ऑफ देयर एब्सेंटिज्म। अच्छे तरीके से सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो एम्प्लॉयज़ रूटीन में आएंगे, डेली आएंगे, बढ़िया से काम करेंगे, प्रोडक्शन भी ठीक होगा, प्रोडक्टिविटी भी ठीक होगी। क्लैश चलते रहेंगे तो एब्सेंटिज्म के चांसेस बढ़ते हुए देखे गए हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। अब हम ये जानेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन इज सो इम्पोर्टेंट। पहला, to ensure social justice to both employers or employees and advance the progress of the industries. So इंडस्ट्रीज का प्रोग्रेस होगा तो कंट्री का प्रोग्रेस होगा, तो कंट्री का प्रोग्रेस होगा तो सोशल जस्टिस जो होगा एम्प्लॉयर के साथ भी होगा और एम्प्लॉयज़ के साथ भी होगा। बाय ब्रिंगिंग अबाउट हार्मोनी एंड कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। साथ में काम करना है ना, जब साथ में काम करना है और दोनों का मोटो एक है, जब दोनों का मोटो एक है तो रिलेशन तो कॉर्डियल होने ही चाहिए और हार्मोनियस होनी चाहिए। बड़े सौहार्द स्वभाव के बीच में ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में काम होना चाहिए। ऐसे फाइटिंग मूड में काम नहीं होता है। तो इसलिए ये जॉब किसका है, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो कराते हैं उनका है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। टू सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज थ्रू द मशीनरी ऑफ कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन। सो जब हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पढ़ेंगे तो उसमें ये मशीनरी दिया हुआ है कंसिलिएशन का, आर्बिट्रेशन का, एडजुडिकेशन का। सो इस प्रोसेस के द्वारा भी डिस्प्यूट को सेटल किया जाए। ग्रीवांस अलग होता है, डिस्प्यूट अलग होता है, ये भी हम पढ़ेंगे जब आगे बढ़ते जाएंगे। तो टू वर्क आउट along with the management and effective grievance redressal machinery for settlement of grievance and dispute. So grievance and dispute को settle करना अब हमारा काम है। If disputes are not settled amicably, there would be conflict, work stoppage, strike, lockout, which would entail dislocation of work and hamper production and productivity. So क्या है, अगर डिस्प्यूट सेटल नहीं हुए, टाइमली सेटल नहीं हुए, तो उससे क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, काम रोक देंगे, हड़ताल पे चले जाएंगे, लॉकआउट एम्प्लॉयर कर सकता है। इससे क्या होगा, वर्क रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी, विच इज़ इसेंशियल टू द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। और ये रुकना नहीं चाहिए क्योंकि ये कम्युनिटी के लिए ये सब ज़रूरी है।
इसलिए भी इंडस्ट्रियल रिलेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि सेटल करना है इसको। टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड वेल बीइंग ऑफ द वर्किंग क्लास थ्रू देयर ट्रेड यूनियंस अगेंस्ट आर्बिट्रेटरी एंड यूनिलैटरल एक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। सो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना इंडस्ट्रियल रिलेशन का काम होता है। अब प्रश्न ये है कि जब ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ये महत्वपूर्ण है, इसके ऑब्जेक्टिव इतने हैं, इसका वैल्यू इतना है, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करते हैं? अगर हम वो फैक्टर जान गए तो फैक्टर पर ही काम करना शुरू कर देंगे, और हमें लगता है कि कोई ग्रीवांस ही नहीं होगा, ना ग्रीवांस होगा, ना उसको सेटल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना डिस्प्यूट होगा, ना उसको सेटल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए जान लेते हैं वो फैक्टर्स, क्या वो फैक्टर फुली हमारे हाथ में है? इंडस्ट्रियल रिलेशन डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर एंड मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। सो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या करता है? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर का और मैनेजमेंट के रिलेशन के बारे में स्टडी करता है। द वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर। सो इनके वेरियस फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर इंडिविजुअल बिहेवियर। जी हाँ, सबके बिहेवियर अलग अलग होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी बिहेवियर डिफर करता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, लीडरशिप स्टाइल, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इन्वायरमेंट, लीगल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सो ये सारे फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करते हैं। अगर इन फैक्टर को हम समझ लिए तो बहुत हद तक हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को कॉर्डियल बनाने में सफल हो सकते हैं। आइए देखते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर। एवरी पर्सन हैज़ ए डिफरेंट परसेप्शन, बैकग्राउंड, स्किल्स, knowledge, experience and achievements which influences and individual behavior। सो इस धरती पे जितने लोग हैं, चाहे वो मैनेजमेंट साइड के हों, चाहे वो एम्प्लॉय साइड के हों, सबके डिफरेंट परसेप्शन होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड होते हैं, डिफरेंट स्किल होते हैं, डिफरेंट नॉलेज होते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। उनके अनुसार उनका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है। मेरा जैसा परसेप्शन होगा, मेरा जैसा बैकग्राउंड होगा, मैंने जैसे लाइफ में देखे होंगे, उसी के अनुसार मेरा बिहेवियर भी ड्राइव होगा। अगर मैं 10 लोगों से मिला हूँ और 10 के 10 ईमानदार हों, 10 के 10 सिंसियर हों, 10 के 10 देशभक्त हों, तो मेरा 100% ये परसेप्शन हो गया कि इस धरती के जितने लोग हैं सब देशभक्त हैं, सब ईमानदार हैं, सब सिंसियर हैं। और 10 में से मिले और उसमें से अगर 6 निकल गए गद्दार, 6 निकल गए धोखा देने वाले, 6 निकल गए निकम्मे, मेरे में परसेप्शन बन गया कि लगभग लोग जो होते हैं ना गड़बड़ सड़बड़ होते हैं। इसलिए हमें ध्यान दे करके चलना चाहिए कि कौन ठीक है कौन ठीक नहीं। ये इंडिविजुअल बिहेवियर हो गया। कुछ लोग झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग सौहार्द स्वभाव के होते हैं। सो द एम्प्लॉयज therefore behave differently in different situation, thus impacting the work environment in the organization। जहाँ पर भी हम काम करने जाएंगे वहाँ पर हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर तो जाएगा ही, और वो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर उसका अफेक्ट पड़ता है। और जब उस पर अफेक्ट पड़ेगा तो इंडस्ट्रियल रिलेशन पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। किसका? इंडिविजुअल बिहेवियर का। Organizational structure, the hierarchical structure creates more formal relation among the employees belonging to a different hierarchical levels in the organization। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को चलाने के लिए कुछ हायरार्की होती है। कुछ बहुत बड़े लोग होते हैं, कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं, कुछ मिडिल लेवल मैनेजमेंट के होते हैं, कुछ फ्लोर लेवल मैनेजमेंट के होते हैं, कुछ ऑपरेशनल स्टाफ होते हैं। तो इस तरीके से एक हायरार्की होती है और उस हायरार्की के अनुसार चलना पड़ता है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाता है। Also, the delegation and execution of decision making powers by the superior influences the industrial relation between the managers and the employees। So ये हायरार्कियल स्ट्रक्चर जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। ये हायरार्कियल स्ट्रक्चर कितना तक ये सॉलिड होना चाहिए, कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए और कितना लिबरल होना चाहिए, ये डिसाइड करना जो है
इंडस्ट्रियल रिलेशन का मेन काम हो जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, an employee's attitude and mentality towards the employer and the given task, and the employer's psychological towards the workers can be positive or negative, which ultimately impact the employee-employer relationship. 2-3 बार एम्प्लॉयर अगर कंपनी में विजिट किए और उनको दिखाई पड़ा कि पार्टिकुलर आदमी है ये बैठा हुआ है, पार्टिकुलर आदमी है वो काम नहीं कर रहा है, अगर 2-3 बार उन्होंने देख लिया तो उनके मन में ये बैठ गया, ये स्क्रॉन्जर है, ये काम नहीं करता है। अब उनके मन में ये निगेटिव इम्पैक्ट हो गया। और जितनी बार हम गए और उतनी बार मैंने किसी को सिंसियरिटी के साथ काम करते देखा, मेरे मन में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन को। साइकोलॉजिकल फैक्टर एम्प्लॉयर का भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल फैक्टर एम्प्लॉय का भी हो सकता है। लीडरशिप क्वालिटी, every manager possesses certain leadership traits and different style to function even in a formal organization. Through his or formal or informal ways of generating team spirit and motivating the employees, she impacted the organizational industrial relation. So leadership quality अलग अलग होती है। लीडरशिप क्वालिटी के अनुसार, लीडरशिप क्वालिटी जो होगी वो ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार होती है, जैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके अनुसार लीडरशिप क्वालिटी फॉलो करनी पड़ती है। और उस लीडरशिप स्टाइल, जो भी लीडरशिप स्टाइल हम फॉलो करते हैं उसका सीधा सीधा प्रभाव इंडस्ट्रियल रिलेशन पर पड़ता है। इसके बाद इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इन्वायरमेंट टू कोप अप विद द चेंजेज इन द इकोनॉमिक कंडीशन एंड टेक्नोलॉजी। देखिए इकोनॉमिक एंड टेक्निकल एनवायरनमेंट की बात जब आती है तो आप ध्यान कीजिए कि इससे पहले मशीन में ज़्यादा लोग काम करते थे, धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन आ गया, ऑटोमेशन आ गया। ऑटोमेशन आने के बाद से अब हमें स्किल्ड पर्सन चाहिए, स्पेशलिस्ट हमें चाहिए। अगर वहाँ पर आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं, आपसे वो फंक्शन नहीं हो पाता है, तो आपको हटाना पड़ेगा तो क्या हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन तो इम्पैक्ट हो गया। टू कोप अप विद द चेंजेस इन द इकोनॉमिक कंडीशन और टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू रीस्ट्रक्चर द टास्क ऑफ द एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग देयर वर्क ड्यूरेशन, कंडीशंस एंड वेजेस। अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में ई ऑफिस कंसेप्ट चला है। ई ऑफिस कंसेप्ट में हार्ड कॉपी फाइल, हार्ड कॉपी रजिस्टर, ये सब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं और ई ऑफिस कंसेप्ट में सब कुछ अभी कंप्यूटर पर ही हो रहा है। तो जो लोग ट्रेंड नहीं हैं वो सोचेंगे पहले वाला ही ठीक था यार। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि उसको धीरे धीरे ट्रेंड करें और ट्रेन करके उनको सही रास्ते पर लाएं। तो इसलिए which it leads to a difference in their behavior, attitude, adapting spirit towards the organization and its people. So इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इन्वायरमेंटल चेंजेस जो होते हैं इनका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन पे। लीगल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, द लीगल फ्रेमवर्क एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। जैसा गवर्नमेंट एक्ट पास करती है उसके अनुसार हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। जैसा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आता है, अगर करप्ट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है थोड़ा बहुत करप्शन चल सकता है, अगर स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वहाँ पर कोई भी आपकी लेजिस्लेचर नहीं चल सकती है, तो उसके अनुसार भी अपने आप को ढालना पड़ता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रेमिंग ऑफ रूल्स, राइट्स, अथॉरिटी, पावर्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पार्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो लीगल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, इनका भी प्रभाव इंडस्ट्रियल रिलेशन पर बहुत जोर से पड़ता है, बड़ी गंभीर रूप से पड़ता है। सो अभी हमने इस लेसन में डेफिनेशन देखा, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसके डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा और फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा। नया चैप्टर है, नया सब्जेक्ट है, इसलिए आपसे निवेदन है आप एट ए स्ट्रेच 3 टाइम्स, एक ही बार में एट ए टाइम जब आप इसको देखते हैं तो 3 टाइम्स आप इस वीडियो को देख जाइए। 3 टाइम्स आप देख लीजिए सिंसियरली, बिना सोए हुए 3 टाइम्स आप इसको देख लीजिए, ये सारा मटेरियल आपका हो जाएगा। ये जितने भी स्टडी मटेरियल हम अपलोड कर रहे हैं SGKG स्टडीज़ पर अपलोड कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सब्सक्राइब किया है
अब शेयर करने की, लाइक करने की और कमेंट करने की भी ड्यूटी आप ही की बनती है। ये स्टडी मटेरियल जो है ऑलरेडी हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल SGKG 2.22 पर अवेलेबल है। इन पर भी जा कर के आप अपना स्टडी कर सकते हैं। ये देखिए SGKG स्टडीज़ है और इस पर ये प्लेलिस्ट है। ये SGKG 2.22 है और इस पर ये प्लेलिस्ट है। इस पर जा कर के अपने ज़रूरत के अनुसार आप स्टडी कर सकते हैं। प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग, रिवीजन ही आपको हेल्प करने वाला है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।